Assalamu alaikum dear students. A very good day to all of you. My name is Muhammad Ahsan Aslam and I am working as a subject specialist in chemistry at Divisional Public School and Inter Colleges Sahiwal. Let us start our today's. Dear students, today we are having second lecture of chapter number 2, Experimental Techniques in Chemistry. The learning objective of our today's lessons are separation and purification technique, crystallization, and detailed chemistry of steps involved during the process of crystallization. तो ये आज के हमारे लेसन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे। क्रिस्टलाइजेशन क्या है और क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी हम डिटेल में केमिस्ट्री को समझेंगे। बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज टॉपिक, आई गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टल्स: sugar crystal, crystals of copper sulfate, crystals of sodium chloride. This is the microscopic view of these crystals. तो आज के इस टॉपिक के अंदर क्रिस्टल बनने के अमल के अंदर जो डिटेल में स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हम आपको उन्हीं की केमिस्ट्री के बारे में गाइड करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज टॉपिक, इज देयर अ नीड टू क्रिस्टलाइज अ क्रूड प्रोडक्ट? The preparation of chemical compound usually affords a crude product and there is a need to purify it by a process known as crystallization from a suitable solvent. जब कोई भी प्रोडक्ट किसी केमिकल रिएक्शन से हमें हासिल होती है तो वो प्योर नहीं होती। ऐसी प्रोडक्ट को हम जो है ये क्रूड प्रोडक्ट का नाम देते हैं। व्हाट इज क्रूड प्रोडक्ट? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होती है वो जिस फॉर्म में हमें हासिल होती है हम उसे क्रूड प्रोडक्ट का नाम देते हैं। क्रूड प्रोडक्ट के अंदर दो किस्म की पॉसिबल इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, आइदर दे आर सॉल्युबल और दे आर इनसॉल्युबल। जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं वो हम फिल्ट्रेशन की टेक्निक से, और जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं हम उनको क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक की मदद से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो इसका मतलब क्रिस्टलाइजेशन इज अ सेपरेशन टेक्निक जिसके अंदर हम इम्प्योरिटीज को अपनी मेजर प्रोडक्ट से सेपरेट कर सकते हैं। एंड नंबर 2, जब वो इम्प्योरिटीज सेपरेट हो जाएंगी तो आपके पास जो आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी ये प्यूरिफाई भी होगी। इसीलिए हमने आपको ये बताया था डेफिनेशन में कि इट इज अ प्यूरिफिकेशन एज वेल एज अ सेपरेशन टेक्निक। तो आइए अब हम क्रिस्टलाइजेशन को डिफाइन करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज द रिमूवल ऑफ सॉलिड फ्रॉम सोल्यूशन by increasing its concentration above the saturation point in such a manner that the excess solid separates out in the form of crystals. इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर एक मेजर कॉन्सेप्ट है कि जो टेम्परेचर होता है ये सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। मोस्टली ऐसे सॉल्यूट्स होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। तो हम किसी भी सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर उस सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व कर लेते हैं जिसे हम सैचुरेशन पॉइंट का नाम देते हैं। और जब ऐसे सॉल्यूशन को कूल डाउन किया जाता है, कूल डाउन करने में टेम्परेचर लो होता है, जैसे टेम्परेचर लो होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी वैल्यू कम होगी। इसका मतलब जो डिसॉल्व आपका सॉल्यूट होगा वो इनसॉल्युबल होगा। इनसॉल्युबल का मतलब वो क्रिस्टल्स की सूरत में हमारे पास सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस टेक्निक की मदद से चीजों को प्यूरिफाई भी कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं। तो व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस टेक्निक क्रिस्टलाइजेशन? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन is the fact that solute should be soluble in a suitable solvent at high temperature and the excess amount of the solute is thrown out as crystal when it is cooled. तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर वही बेसिक सॉल्युबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है कि हम जिस सॉल्यूट को प्यूरिफाई करना चाहते हैं या आइसोलेट करना चाहते हैं हम उसको सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर हाई टेम्परेचर के ऊपर उसका सुपर सैचुरेशन सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे और जब सुपर सैचुरेशन सॉल्यूशन को कूल डाउन किया जाएगा तो जो एक्सेस अमाउंट हाई टेम्परेचर के ऊपर डिसॉल्व हुई थी वो क्रिस्टल्स की सूरत में हमारे पास अलग हो जाएगी। तो इसी बेसिक प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए हम इस क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। तो देयर आर वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट आर दोज? इसमें सबसे पहला स्टेप है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर हमने कोई सूटेबल सॉल्वेंट सेलेक्ट करना है जिसके अंदर वो सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। एंड द सेकंड स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
Third step is filtration. Step number 4 is cooling. Step number 5 is collecting the crystals. Step number 6 is drying. And step number 7 is decolorizing. I repeat the steps again. Step number 1 is choice of solvent. Step number 2 is preparation of saturated solution. Step number 3 is filtration. Step number 4 is cooling. Step number 5 is collecting the crystals. Step number 6 is drying the crystals. And step number 7 is decolorizing. So there are total 7 steps which are involved during the process of crystallization. Let us try to understand their chemistry one by one. So our first step is choice of a solvent. This is very important step. The solvent is chosen on hit and trial basis, and it is necessary to try a number of solvents before arriving at a conclusion. An ideal solvent should have the following features. Dear students, ये जो सॉल्वेंट होता है ये हिट एंड ट्रायल मेथड के ऊपर ही सिलेक्ट होना है, और हम इतनी जल्दी किसी एक कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंच सकते कि यही हमारा जो है ये सूटेबल सॉल्वेंट होगा। हो सकता है कोई उससे बेहतर सॉल्वेंट भी हमें मिल जाए, तो इस पर्पस के लिए हमने एक से ज्यादा सॉल्वेंट्स को ट्राई करना है। एनी हाउ, जैसे कि अभी हमने बताया कि इट इज ए हिट एंड ट्रायल मेथड, तो ये आपको बार बार ट्राई करने से पता चलता है कि हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूट के लिए दी बेस्ट सॉल्वेंट कौन सा है। लेकिन सॉल्वेंट को सेलेक्ट करते वक्त सॉल्वेंट की कुछ खूबियां हैं जिनको हमने मद्देनजर रखना है। कौन कौन सी है उनमें सबसे पहले है इट शुड डिसॉल्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट एट द रूम टेम्परेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे और उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाएंगे तो उसको सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट को डिसॉल्व करना चाहिए, और जैसे ही आप उस सॉल्वेंट को ठंडा करें तो वो जो एक्सेस अमाउंट के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ था टेम्परेचर कम करने से वो इनसॉल्युबल होना चाहिए। जब वो इनसॉल्युबल होगा तो वो क्रिस्टल्स की सूरत में हमारे पास सेपरेट हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट फीचर। सेकंड फीचर इज इट शुड नॉट केमिकली रिएक्ट विद द सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट को सॉल्यूट को सिर्फ डिसॉल्व करना है, ना कि केमिकली इसके साथ रिएक्ट करना है। अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो आपके पास कोई बाई प्रोडक्ट बन जाएगी जो कि हमें यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर नहीं चाहिए। तो इस वजह से सॉल्वेंट ने सिर्फ सॉल्यूट को डिसॉल्व करना है। थर्ड फीचर इज इट शुड आइदर नॉट डिसॉल्व द इम्प्योरिटीज और द इम्प्योरिटीज शुड नॉट क्रिस्टलाइज फ्रॉम इट अलोंग विद द सॉल्यूट। पहली बात कि ये सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि इम्प्योरिटीज को अपने अंदर हल ना करे, सिर्फ हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूट को ही डिसॉल्व करे। जब वो इम्प्योरिटीज हल नहीं होंगी तो हम उसको फिल्ट्रेशन की मदद से अपने सॉल्यूट से सेपरेट कर सकते हैं, या अगर वो इम्प्योरिटीज हमारे सॉल्यूट के साथ डिसॉल्व हो जाती हैं तो हम इस सॉल्वेंट की मदद से उसको आगे क्रिस्टल्स बनने से रोकेंगे। तो ये सारे फीचर्स क्रिस्टल्स के बनने के इसको सॉल्वेंट कंट्रोल करता है। या तो ये इम्प्योरिटीज को हल ना होने दे, या अगर इम्प्योरिटीज हल हो जाएं तो जब क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसके अंदर वो इम्प्योरिटीज क्रिस्टल्स की फॉर्म में नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट फीचर इज ऑन कूलिंग इट शुड डिपॉजिट वेल फॉर्म क्रिस्टल्स ऑफ द प्योर कंपाउंड। ये तभी पॉसिबल है कि जब आप टेम्परेचर लो करेंगे तो आपके पास जो एक्सेस अमाउंट के अंदर सॉल्यूट था ये इनसॉल्युबल होना शुरू हो जाएगा। जब वो इनसॉल्युबल होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्रिस्टल्स की फॉर्म में हमें हासिल होना शुरू हो जाएंगे। एंड द लास्ट फीचर व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी इनएक्सपेंसिव एंड इट शुड बी सेफ टू यूज एंड शुड बी इजीली रिमूवेबल। क्योंकि अगर ये एक्सपेंसिव होगा तो ये अफोर्डेबल नहीं होगा, तो ये हमारे जो प्रोसेस है या टेक्निक है इसकी कॉस्ट को बढ़ाएगा। और सेकंड पॉइंट में कि अगर ये सेफ नहीं होगा तो इसका इस्तेमाल जो है और भी ज्यादा कम हो जाएगा, इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिकॉशंस की जरूरत होगी। तो इसका मतलब ये प्रोसेस फिर इतनी आसानी से हो नहीं पाएगा लेबोरेटरी के अंदर। एंड एट द एंड क्योंकि सॉल्वेंट से हमने सिर्फ सॉल्यूट हासिल करना है तो मोस्टली एट द एंड सॉल्वेंट को हम एवेपोरेट करते हैं, तो इसको बड़ी आसानी से एट द एंड एवेपोरेट भी होना चाहिए।
तो ये थे कुछ फीचर्स जो किसी भी सॉल्वेंट को सेलेक्ट करने से पहले हमने मद्देनजर रखने हैं। आइए अब ऐसे कुछ सॉल्वेंट्स की एग्जांपल्स को देखते हैं। द सॉल्वेंट्स व्हिच आर मोस्टली यूज्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन आर वाटर, रेक्टिफाइड स्पिरिट, एब्सोल्यूट एथेनॉल, डाईइथाइल ईथर, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसिटिक एसिड, petroleum ether. These are the most common solvents that are used for the process of crystallization. और बाद बात ऐसा भी होता है कि इनमें से कोई सिंगल सॉल्वेंट हमारे सल्यूट के लिए सूटेबल नहीं होता, तो ऐसे वक्त में हम फिर एक ही बजाय एक से ज्यादा सॉल्वेंट्स का मिक्सचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मिक्सचर ऐसा होगा कि दे मस्ट बी मिसिबल सॉल्वेंट्स। मिसिबल मींस कि दोनों सॉल्वेंट्स एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व होने चाहिए। दोनों सॉल्वेंट्स को जिनको आपने सेलेक्ट किया है, जब आप इनको मिलाएं तो इनका एक सिंगल यूनिफॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर बनना चाहिए। ऐसे सॉल्वेंट्स को हम मिसिबल सॉल्वेंट्स का नाम देंगे। तो ये थी हमारे पास चंद एग्जांपल्स जो कॉमनली क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर कुछ प्रिकॉशंस भी हैं। इफ द सॉल्वेंट इज इनफ्लेमेबल, जैसे कि पेट्रोलियम ईथर, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से जब हम इसको एवेपोरेट करते हैं, ड्यूरिंग एवेपोरेशन देयर इज अ चांस दैट इट मे कैच फायर। तो जब हम हीटिंग करते हैं तो ऐसे सॉल्वेंट्स को आग लगने के चांसेस होते हैं। तो फिर इनके लिए हमने क्या प्रिकॉशन इस्तेमाल करनी है, हम इनको डायरेक्ट हीटिंग की बजाय वाटर बाथ के अंदर रखकर क्या करेंगे, हीट करेंगे। ये इनडायरेक्ट वे है हीटिंग का। वाटर बाथ के अंदर हम लोग पानी को भर लेते हैं और उसके अंदर अपने रिक्वायर्ड मिक्सचर को, जिसके अंदर आपका सॉल्वेंट और सल्यूट है, उसको हीट करते हैं एवेपोरेशन के लिए। हाउ अ वाटर बाथ लुक्स लाइक, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ मॉडर्न वाटर बाथ। इसके अंदर रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे किसी भी मिक्सचर को जिसमें से आपने सॉल्वेंट को एवेपोरेट करना है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हीट कर सकते हैं और इसके अंदर आग लगने के चांसेस जो है ये मिनिमाइज हो सकते हैं। तो दिस इज द प्रिकॉशन। अगर आपके पास सॉल्वेंट ऐसा है जो बड़ी आसानी से आग पकड़ सकता है, तो उसको आपने हमेशा वाटर बाथ के अंदर रखकर क्या करना है, गर्म करना है। स्टेप नंबर 2 इज आपका सॉल्वेंट सेलेक्ट हो गया। सॉल्वेंट सेलेक्ट होने के बाद आपने सल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। After selecting a suitable solvent, the substance is then dissolved in a minimum amount of solvent and is heated directly or on a water bath with constant stirring. Add more solvent to the boiling solution if necessary until all the solute has dissolved. तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्वेंट कम से कम रखना है और उसके अंदर कोशिश करनी है मैक्सिमम अमाउंट की सल्यूट डिसॉल्व हो जाए। पहले रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट को डिसॉल्व करेंगे और उसको कॉन्स्टेंटली स्टिर करते रहेंगे। फिर आप इसको बॉइलिंग पे ले जाएंगे। हमें पता है कि जैसे ही आप इसको हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से उस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और ये और मिकदार सल्यूट की डिसॉल्व कर लेगा। तो इस तरह से आप तब तक अपना सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते रहेंगे जब तक इसका हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर ना हो जाए। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर होने तक सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते रहेंगे। ये था हमारे पास स्टेप नंबर 2 कि आप किस तरह से सॉल्वेंट और सल्यूट को मिलाकर उनका सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। अब थर्ड स्टेप है फिल्ट्रेशन का। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द केमिस्ट्री ऑफ फिल्ट्रेशन, क्योंकि प्रीवियस स्टेप के अंदर हमने आपके सॉल्वेंट और सल्यूट को डिसॉल्व करने के बाद उसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया था। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इसमें दो तरह की पॉसिबल इंप्योरिटीज हो सकती हैं। कुछ इंप्योरिटीज सॉल्युबल होती हैं और कुछ इंप्योरिटीज इनसॉल्युबल होती हैं। तो जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज होंगी उनको हम स्टेप नंबर 3 में फिल्ट्रेशन के जरिए सेपरेट कर लेंगे। The insoluble impurities in the saturated solution are
then removed by filtering the hot saturated solution through a normal or fluted filter paper. In our previous topic filtration, उसमें बताया था कि filtration दो तरह से होती है, either through filter paper or through crucibles. और जो फिल्टर पेपर है ये भी हम दो तरह का इस्तेमाल करते हैं. अगर आपने फिल्ट्रेशन एक्सेस रेट पे करवानी है तो हम फ्लूटेड फिल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं. इसमें इसका सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा होता है, इस वजह से ये आपका कम टाइम कंज्यूम करेगा. This avoids the premature crystallization of the solute on the filter paper or in the funnel stem. जितना जल्दी ये फिल्टर होगा उतना कम चांसेस होंगे कि जो आपका फिल्टर्ड सॉल्यूशन है ये फिल्टर पेपर के ऊपर या फनल के साथ लगने से क्रिस्टल्स बनाना ना शुरू कर दे. तो इस वजह से हमने कोई ऐसा मेथड इस्तेमाल करना है जिससे फिल्ट्रेशन रिलेटिवली तेजी से हो, ताकि आपके फिल्टर पेपर के ऊपर या फनल के ऊपर क्रिस्टल्स बनने का अमल स्टार्ट ना हो जाए. इफ नेसेसरी हॉट वाटर फनल शुड बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस. तो अगर जरूरत पड़े तो हम क्या करते हैं, हॉट वाटर के साथ फनल की वॉशिंग करते रहते हैं ताकि हॉट वाटर के साथ वो आपके अगर सल्यूट के कुछ पार्टिकल्स या कुछ क्रिस्टल्स फिल्टर पेपर के ऊपर या फनल की साइडों पे लग गए हैं तो वो डिसॉल्व होकर आपके नीचे फिल्ट्रेट में चले जाएं. तो इस तरह से स्टेप नंबर 3 की मदद से हम इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज को रिमूव करवा सकते हैं. स्टेप नंबर 4 इज कूलिंग. क्योंकि स्टेप नंबर 3 से पहले हमने देखा कि जब हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया तो उस वक्त हमने अपने मिक्सचर को बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म किया था और उसी हॉट सॉल्यूशन को हमने फौरन क्या कर लिया, फिल्टर कर लिया. तो अब यहाँ पे क्रिस्टल बनने के अमल के लिए आपने टेम्परेचर को लो करना है. टेम्परेचर लो करना मींस कूलिंग. यहाँ पे कूलिंग जो है ये 3 तरीकों से हो सकती है. नंबर 1 स्लो कूलिंग, नंबर 2 दैट इज मॉडरेट कूलिंग और नंबर 3 इज फास्ट कूलिंग. तो जो सबसे बेहतरीन कूलिंग का मेथड है जिसकी मदद से आप बड़े साइज के क्रिस्टल हासिल कर सकते हैं वो है स्लो कूलिंग. लेकिन स्लो कूलिंग के अंदर एक कॉम्प्लिकेशन आती है कि जब आप स्लो कूलिंग प्रोवाइड करेंगे अपने सॉल्यूशन को तो इसके अंदर जो इंप्योरिटीज होती हैं जो कि सॉल्युबल इंप्योरिटीज थी उनके भी क्रिस्टल बनने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं. तो ये प्रोसेस स्लो कूलिंग वाला फिर आगे जाकर कॉम्प्लिकेट हो जाता है. तो इस वजह से हम जो है ये मॉडरेट कूलिंग ही क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. और मॉडरेट कूलिंग की वजह से हमारे पास मोस्टली मीडियम साइज के क्रिस्टल्स हासिल होते हैं. अगेन one point that I want to make clear is the best method is slow cooling. लेकिन स्लो कूलिंग का नुकसान क्या है, स्लो कूलिंग के अंदर जो आपकी इंप्योरिटीज हैं, जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज थी वो भी आपके सल्यूट के साथ क्रिस्टल्स बन के इस प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं. तो इस वजह से स्लो कूलिंग की बजाय हम मॉडरेट कूलिंग का मेथड इस्तेमाल करते हैं और इस मेथड के जरिए हमारे पास बड़े साइज की बजाय मीडियम साइज के क्रिस्टल्स ही क्या होते हैं, हासिल होते हैं. स्लो कूलिंग यील्ड्स बिगर क्रिस्टल्स which are likely to include considerable amount of solvent carrying impurities with it and complicating the drying process. तो no doubt स्लो कूलिंग से बड़े साइज के क्रिस्टल्स बनने हैं, लेकिन क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो इस वजह से हम स्लो कूलिंग की बजाय मीडियम कूल करने को प्रेफर करते हैं. अब आपके क्रिस्टल बनने का अमल स्टार्ट हो जाएगा. आपके सॉल्यूशंस के अंदर जब आप उसकी कूलिंग स्टार्ट करवाएंगे तो उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्टल्स ग्रो करना शुरू कर देंगे. तो अब हमारा 4th स्टेप है कि इन बनने वाले क्रिस्टल्स को हमने सॉल्वेंट से अलग करना है. तो स्टेप नंबर 4 इज collecting the crystals. When the crystallization is complete, the mixture of crystals and the mother liquor is filtered through a gauge crucible using a vacuum pump. Full suction is applied in order to drain the mother liquor from the crystals as effectively as possible. तो यहाँ पे क्रिस्टल्स को अपने सॉल्वेंट से अलग करने के लिए हमने इनको फिल्टर करना है और यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होगी ये नॉर्मल फिल्टर पेपर की बजाय फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल्स होगी. और इस मकसद के लिए हम गूज क्रूसिबल या सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल में से कोई भी एक मेथड जो है
वो फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। When the filter cake is rigid, जब obviously आपका सॉल्वेंट सॉल्यूट से अलग हो जाएगा तो जो आपके पास क्रिस्टल्स होंगे ये relatively hard होना शुरू हो जाएंगे। When the filter cake is rigid enough, it is pressed firmly with the cork to drain the leftover liquid। तो ये कॉमन सी टेक्निक है कि जब थोड़ा सा सॉल्वेंट उसमें सल्यूट से कम हो जाएगा, आपके पास क्रिस्टल्स आ जाएंगे, तो हम उन क्रिस्टल्स में से थोड़ा सा और सॉल्वेंट कम करने के लिए उन क्रिस्टल्स को कॉक की मदद से क्या कर लेंगे, थोड़ा सा फर्मली प्रेस करेंगे, जिससे वो आपका जो सॉल्वेंट होगा वो थोड़ा सा और जो है सल्यूट से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे हम अपनी कॉमन लैंग्वेज के अंदर जो है वो निचोड़ना कहते हैं, तो यहाँ पे हम उन क्रिस्टल्स को क्या कर लेंगे, थोड़ी सी फोर्स लगाकर, ये भी ख्याल रखना है कि क्रिस्टल्स आपके क्रश ना हो जाए, इस वजह से आपने उनको क्या कर लेना है, थोड़ा सा फर्मली प्रेस करके थोड़ा सा उसके अंदर से और सॉल्वेंट ड्रेन कर लेना है। तो ये था हमारे पास स्टेप नंबर 4, कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स। तो आइए इसी स्टेप नंबर 4 को हम एक वीडियो की मदद से जो है वो क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ये है आपके पास अपरेटस, ये हम इसके साथ जो है ये आपका वैक्यूम पंप अटैच कर रहे हैं, क्योंकि आपने फुल सक्शन अप्लाई करनी है ताकि आपका जल्द से जल्द जो है वो सॉल्वेंट हम उसको ड्रेन कर सकें। ये आपके पास सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है और ये आपके पास क्या है, कोनिकल फ्लास्क है। तो ये आपने सक्शन अप्लाई की है, आपने सक्शन पंप को ऑन कर दिया है। ये वो आपका मिक्सचर है जिसको आपने फिल्टर करना है, इसको आपने अंडेल दिया है अपने सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल के अंदर। ये जो सेंटर ग्लास या गूज क्रूसिबल्स होते हैं, इनके बॉटम्स के ऊपर पोर्स होते हैं जिनमें से फिल्ट्रेशन होती है, और हमारे पास वेरियस पोर साइज के जो क्रूसिबल्स हैं ये अवेलेबल होते हैं। ये जैसे कि आपको बताया था कि आप अपने सॉल्वेंट की दोबारा से वॉशिंग कर सकते हैं, ताकि इस बात को मेक श्योर कर लिया जाए कि आपके जो सारे के सारे जो हैं वो क्रिस्टल्स हैं वो सॉल्वेंट से अलग हो चुके हैं और इम्प्योरिटीज जो हैं ये सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होकर आपके फिल्ट्रेट के अंदर जा रही हैं। तो आपने वक्फे वक्फे के साथ इसकी थोड़ी थोड़ी देर के बाद वॉशिंग करते रहना है। तो यहाँ पे इस टेक्निक के अंदर एक प्रिकॉशन होती है कि जब ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो आपने अपना सक्शन पंप बंद करने से पहले ये जो ट्यूब है ये उतार लेनी है, वरना इसका ड्रॉबैक ये होगा कि बाज़ अगर हम सक्शन पंप को पहले बंद कर देते हैं तो सक्शन पंप जो है ये बैक इफेक्ट की वजह से कुछ इम्प्योरिटीज दोबारा से क्या करता है, आपके मिक्सचर के अंदर शामिल कर देगा। तो इस वजह से आपने पहले ट्यूब को बंद करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, दोबारा से उस सक्शन पंप को टर्न ऑफ करना है। The crystals are then washed with a small portion of coal solvent and the process is repeated several times। जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा था कि आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने क्रिस्टल्स को उसी सॉल्वेंट के लिए जो आपने सेलेक्ट किया था क्रिस्टलाइजेशन के लिए, उसके साथ इसकी वॉशिंग करनी है। The mother liquid is quite often concentrated by evaporation and cooled to obtain a fresh crop of crystals। तो जो आपकी impurities थी वो आपके गूज क्रूसिबल या सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल के ऊपर वाले पोर्शन पे रह गई हैं, और जो आपके क्रिस्टल्स हैं ये आपके उस फिल्ट्रेट के अंदर होंगे जो कि आपका फिल्टर होने के बाद आपको हासिल होगा। और इसको हम एवेपोरेशन के लिए रख देंगे। जब आपका सॉल्वेंट एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा तो आपके पास सॉल्वेंट के अंदर क्रिस्टल बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमारा अगला स्टेप है ड्राइंग द क्रिस्टलाइज्ड सब्सटेंस। जो आपके पास क्रिस्टल बनने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, अब आपके पास क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो जब आपके पास फाइनली क्रिस्टल्स बन जाएंगे, अभी भी इसके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट सॉल्वेंट की होगी, तो आपने उन क्रिस्टल्स को उस सॉल्वेंट से क्या करना है, ड्राई करना है। तो देयर आर वेरियस मेथड व्हिच आर यूज्ड फॉर ड्राइंग। दिस इज अ वेरी कॉमन टेक्निक बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। सेकंड मेथड इज बाय यूजिंग oven and the third method is by using a vacuum desiccator। So let's see the working of all these three methods। First, by using filter paper, it is very common। आप अपने क्रिस्टल्स को फिल्टर पेपर की दो फोल्ड्स के दरमियान रखें और उसको क्या करें, प्रेस करें। ऐसा करने से जो आपका सॉल्वेंट होगा ये ड्रेन होता जाएगा और आपके जो क्रिस्टल्स हैं ये ड्राई होते जाएंगे। लेकिन देयर इज अ प्रिकॉशन, या इस मेथड का एक डिसएडवांटेज भी है
कि जब आप अपने क्रिस्टल्स को फिल्टर पेपर की फोल्ड्स के दरमियान रखकर प्रेस करेंगे तो ऐसा करने से जो आपके क्रिस्टल्स हैं इनके क्रश होने के चांसेस हैं। तो क्रश होने के बाद वो पाउडर फॉर्म में चले जाएंगे। हमने उनको क्रिस्टल फॉर्म के अंदर क्या करना है, हासिल करना है। तो दिस इज द डिसएडवांटेज बाय यूजिंग ड्राइंग थ्रू फिल्टर पेपर्स। Pressing it between several folds of filter paper and repeating the process several times dries the crystallized substance. ऐसा करने से आपके क्रिस्टल्स ड्राई जरूर होंगे, लेकिन what is the disadvantage? This process has the disadvantage that the crystals are crushed to a fine powder and sometime, क्योंकि जो फिल्टर पेपर है ये आपका फाइबर से मिलके बना हुआ है, तो अगर आप ज्यादा जोर से प्रेस करते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि जो फिल्टर पेपर के फाइबर्स हैं ये आपकी मेजर प्रोडक्ट को कंटेमिनेट भी कर सकते हैं, तो वो फाइबर इंप्योरिटीज की सूरत में आपकी प्रोडक्ट के अंदर शामिल भी हो सकता है। सो ये था आपके पास पहला मेथड क्रिस्टल्स को ड्राई करने का। सेकेंड मेथड है बाय यूजिंग ओवन। द क्रिस्टल्स, स्पेशली दोज क्रिस्टल्स दैट हैव मेल्टिंग पॉइंट इन द रेंज ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस आर अबव, उनको ही हम सिर्फ और सिर्फ अवन के अंदर ड्राई कर सकते हैं। ऐसे तमाम सॉल्यूट्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री से कम होता है उनके लिए ये मेथड सूटेबल नहीं है। उसकी रीजन डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर कम से कम आपकी हीटिंग, अगर आपका सॉल्वेंट नॉर्मली वाटर भी है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसने 100 या इस टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर के ऊपर एवेपोरेट होना है। लेकिन अगर आपके पास सॉल्यूट ऐसा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो सॉल्वेंट के एवेपोरेट होने से पहले ही आपका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे सॉल्यूट्स के लिए ये वाली टेक्निक फेवरेबल नहीं है। द क्रिस्टल्स that are dried in an oven provided the substance does not melt or decomposed on heating at 100 degree centigrade। इस बात का ख्याल रखना है कि वो सॉल्यूट जिसको आपने ओवन के जरिए ड्राई करना है उसका मेल्टिंग पॉइंट 100 या इससे ज्यादा होना चाहिए। So this is the picture of a laboratory oven जिसके अंदर रखकर हम क्रिस्टल्स को ड्राई कर सकते हैं। The best and the most reliable method which are commonly used in laboratories is by using a vacuum desiccator। What is a vacuum desiccator? ये हमारे पास ग्लास का बना हुआ एक अपरेटस है जिसके बॉटम के ऊपर एक पोरस सुराखदार शीशे की बनी हुई डिस्क रखी जाती है। इसके ऊपर वो क्रिस्टल जिनको हमने ड्राई करना है उनको प्लेस करेंगे और इसके नीचे जैसे कि आपकी डायग्राम के अंदर ब्लू कलर के कुछ आपको पाउडर फॉर्म के अंदर ड्राइंग एजेंट्स नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर हम क्रिस्टल्स को ड्राई करते हैं बाय यूजिंग वेरियस ड्राइंग एजेंट्स। सो अ सेफ एंड रिलायबल मेथड ऑफ ड्राइंग क्रिस्टल्स इज थ्रू अ वैक्यूम डेसिकेटर। इन दिस प्रोसेस द क्रिस्टल्स आर स्प्रेड ओवर अ वॉच ग्लास and kept in a vacuum desiccator for several hours। तो जो आपके क्रिस्टल्स होंगे आप उसको वॉच ग्लास के ऊपर फैला देंगे जिसके निचले हिस्से के ऊपर आपके ड्राइंग एजेंट्स होंगे। ड्राइंग एजेंट्स जो होते हैं ये मॉइस्चर को सक कर लेंगे। इस तरह से आपके क्रिस्टल जो हैं ये कुछ घंटों के बाद ड्राइड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होंगे। सो द मोस्ट कॉमन ड्राइंग एजेंट्स विच आर यूज्ड आर कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल and phosphorus pentaoxide। These are commonly used drying agents। Last step है sometimes during the formation of a crude product a color may appear। बाज़ वक़्त ऐसा होता है क्रिस्टल बनने के अमल में आपका कोई ना कोई अनडिजायरेबल कलर आ जाता है। तो कलर को रिमूव करने के लिए हम ये वाला स्टेप परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है डीकलराइजेशन। Sometime during the preparation of a crude substance, the coloring matter affect the appearance of product and it may appear colored। तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आपके क्रिस्टल्स के साथ कोई ऐसी चीज आ जाती है जिसका कलर होता है, जिस वजह से आपके क्रिस्टल्स का जो ओरिजिनल कलर है उस कलर की वजह से वो कलर हमें नजर नहीं आता। तो डीकलराइजेशन के लिए such impurities are conveniently removed by boiling the substance in the solvent with the sufficient quantity of finely powdered animal charcoal and then filtering the hot solution। इस मकसद के लिए हमने अपने क्रिस्टल्स को उसी सॉल्वेंट के अंदर थोड़ी सी मिकदार में एनिमल चारकोल साथ मिलाकर क्या करना है, बॉयल करना है।
तो ये जो एनिमल चारकोल होता है इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये तमाम कलर इम्प्योरिटीज को अपनी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी मदद से ये कलर्ड इम्प्योरिटीज बड़ी आसानी से रिमूव करवाई जा सकती हैं। द कलर्ड इम्प्योरिटीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय एनिमल चारकोल and the pure decolorized substance crystallizes out from the filtrate on cooling। तो जब आपने इसको बॉयल किया है सॉल्वेंट के अंदर मिलाकर, तो आप फिल्ट्रेशन के बाद दोबारा से इसको कूल करोगे और कूलिंग के प्रोसेस में क्रिस्टल्स दोबारा से आपके पास हासिल होंगे। तो व्हाट इज एनिमल चारकोल? तो दिस इज अ लुक ऑफ एनिमल चारकोल। दिस इज अ फॉर्म ऑफ, और शुड आई से इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन की इम्प्योर फॉर्म है जिसे हम कॉमन लैंग्वेज के अंदर बारबेक्यू चारकोल का नाम भी देते हैं। तो यही इस मकसद के लिए पाउडर फॉर्म के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन और इसके अंदर डिटेल केमिस्ट्री ऑफ वर्किंग स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि ये टेक्निक कहाँ पे अप्लाई होती है। तो इसकी पहली एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड सब्सटेंसेस। व्हाट आर क्रूड सब्सटेंसेस? आपको पहले भी बताया था, केमिकल प्रोसेस के अंदर या केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हासिल होने वाली प्रोडक्ट कभी भी प्योर नहीं होती, हमेशा से उसके अंदर सोलुबल या इनसोलुबल इंप्योरिटीज होती हैं। अगर इनसोलुबल इंप्योरिटीज हैं तो उनको हम फिल्ट्रेशन के जरिए, और अगर सोलुबल इंप्योरिटीज हैं तो उनको हम क्रिस्टलाइजेशन की मदद से सेपरेट करेंगे। इसकी एग्जांपल है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। इसी तरह के और भी केमिकल्स हैं जिनको क्रिस्टलाइजेशन की मदद से हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। और ये जो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड है इसका प्रैक्टिकल भी हमारे सिलेबस के अंदर है। तो ये लेबोरेटरी के अंदर हम बेंजोइक एसिड को इसी टेक्निक की मदद से प्यूरिफाई भी करते हैं। सेकेंड, इट इज आल्सो यूज्ड इन सेपरेशन। इसमें मेन सल्यूट को या हमारी मेन प्रोडक्ट को इम्प्योरिटी से अलग अलग भी किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा। इसको नेल्सन सेल के अंदर सोडियम क्लोराइड और कास्टिक सोडा को फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक की मदद से एक दूसरे से अलग अलग किया जाता है। और ये जो नेल्सन सेल है ये इंडस्ट्रियल स्केल पे कास्टिक सोडा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर सोडियम क्लोराइड इम्प्योरिटी के तौर पर होता है। तो हम इनको क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक की मदद से एक दूसरे से अलग अलग करते हैं। तो ये थी आपके पास क्रिस्टलाइजेशन की एप्लीकेशन। हमें ये पता होना चाहिए कि ये टेक्निक हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के हम अपने लेसन को रिकैप करते हैं। सबसे पहले कि क्रिस्टलाइजेशन क्या थी, तो आपने देखा इसकी डेफिनेशन में कि क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर किसी भी सैल्यूट को गिवन सॉल्वेंट के अंदर सैचुरेशन पॉइंट पे जाकर जब उसको कूल डाउन किया जाता है तो जो एक्सेस सैल्यूट होता है ये हमारे पास क्रिस्टल्स की फॉर्म में अलग अलग हो जाता है। सेकेंड में आपने देखा बेसिक प्रिंसिपल। तो बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी था। हमने देखा कि जब किसी भी सॉल्वेंट को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाकर उसमें सल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है तो उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट सल्यूट की डिसॉल्व होगी। लेकिन अगर उसी सॉल्वेंट को आप कूल डाउन करेंगे तो ठंडा करने से जो एक्सेस सल्यूट आपका डिसॉल्व हुआ था वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में अलग होगा। तो ये था बेसिक प्रिंसिपल। उसके बाद थे चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा पहला स्टेप था कि आपने हिट एंड ट्रायल मेथड की बुनियाद के ऊपर सॉल्वेंट को सिलेक्ट करना है, लेकिन सॉल्वेंट को सिलेक्ट करने से पहले आपने कुछ इसके फीचर्स थे जिनको याद रखना है। उनमें से कुछ फीचर्स को मैं यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट था कि ये सॉल्वेंट इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, इट मस्ट बी सेफ टू यूज, और जब इसको एवेपोरेट किया जाए तो ये आसानी से रिमूव हो जाए। इसी तरह से लो टेम्परेचर के ऊपर ये कम से कम और अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ये मैक्सिमम अमाउंट सल्यूट की डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता हो। तो फिर उसके बाद आपने कुछ सूटेबल सॉल्वेंट की एग्जांपल्स देखी थी। स्टेप नंबर 2 था प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहले आपने रूम टेम्परेचर के ऊपर सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करवाना है, फिर उसी सॉल्वेंट को आप बॉइलिंग पे ले जाओगे, बॉइल करना है और सल्यूट की मिकदार सॉल्वेंट के अंदर कॉन्स्टेंटली ऐड करते रहना है और इसको स्टिर करते रहना।
जब आप सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाओगे तो ये आपके पास जो सोल्यूशन प्रिपेयर होगा ये आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। फिर आपने इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए फिल्ट्रेशन करनी है और फिल्ट्रेशन के लिए हमने फ्लूटेड फिल्टर पेपर इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट स्टेप था कूलिंग। तो कूलिंग के लिए देयर आर 3 पॉसिबल वेज, लेकिन हमने मीडियम कूलिंग को प्रेफर करना है क्योंकि मीडियम कूलिंग की वजह से आपकी इंप्योरिटीज के क्रिस्टल बनने के चांसेस कम से कम होंगे। तो इस तरह से आपके पास मीडियम कूल करने से मीडियम साइज के क्रिस्टल्स हासिल होंगे। नेक्स्ट स्टेप था कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स। अपने सॉल्वेंट से क्रिस्टल्स को अलग करने के लिए हमने दोबारा से इनको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजारना है और यहाँ पे जो आपने फिल्ट्रेशन करनी है ये आपने क्रूसिबल्स के जरिए करनी है, जैसा कि हमने वीडियो में देखा था कि किस तरह से सिंटर्ड क्रॉस क्रूसिबल की मदद से हम अपने क्रिस्टल्स को हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप था ड्राइंग द क्रिस्टल्स। ड्राइंग द क्रिस्टल्स में आपने 3 मेथड्स देखे जिनकी मदद से हम क्रिस्टल्स को ड्राई कर सकते हैं। बाय यूजिंग फिल्टर पेपर और बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। उसका एक डिसएडवांटेज भी था कि अगर आप क्रिस्टल्स को फिल्टर पेपर की फोल्ड्स के दरमियान रखकर प्रेस करेंगे तो ऐसा करने से आपके क्रिस्टल्स के क्रश होने के चांसेस ज्यादा हैं। सेकंड मेथड था बाय यूजिंग अवन, लेकिन अगर सल्यूट ऐसा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री से कम है तो अवन के जरिए ऐसे क्रिस्टल्स को ड्राई करना पॉसिबल नहीं होगा। एट लास्ट अ सेफ एंड रिलायबल मेथड जो कि था बाय यूजिंग वैक्यूम डेसिकेटर, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ड्राइंग एजेंट्स की मदद से हम अपने क्रिस्टल्स को ड्राई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप था डीकलराइजिंग द क्रिस्टल्स। बाज़ ऐसा होता है कि जब आपके क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं तो किसी एक खास इंप्योरिटी की वजह से उसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक कलर अपीयर हो जाता है। तो कलर को रिमूव करवाने के लिए हमने पाउडर फॉर्म में एनिमल चारकोल को अपने क्रिस्टल्स के साथ मिलाकर बॉयल करना है और जब आप उसको कूल डाउन करेंगे तो क्रिस्टल्स दोबारा से हासिल हो जाएंगे। लेकिन ये जो एनिमल चारकोल है ये आपकी कलर्ड इंप्योरिटीज को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिनको बड़ी आसानी से फिल्ट्रेशन के अमल के जरिए अलग अलग किया जा सकता है। तो ये थी हमारे आज के लेसन की रिकैप। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए कुछ असाइनमेंट्स हैं। नंबर 1, व्हाई इज देयर अ नीड टू क्रिस्टलाइज द क्रूड प्रोडक्ट। जो हमारी क्रूड प्रोडक्ट होती है उसको क्रिस्टलाइज करने की जरूरत क्यों महसूस होती है, ये आपको लेसन के स्टार्ट में बताया गया था कि व्हाई इज देयर अ नीड टू क्रिस्टलाइज द क्रूड प्रोडक्ट। उस कॉन्सेप्ट को आपने रिवाइज करना है और इस क्वेश्चन का आंसर करना है। सेकंड क्वेश्चन इज राइट डाउन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉल्वेंट सेलेक्टेड फॉर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ कंपाउंड। तो ये आपका पहला स्टेप था कि आपका सॉल्वेंट हिट एंड ट्रायल मेथड के ऊपर सेलेक्ट होना है, लेकिन फिर भी आपने चंद बातों को मद्देनजर रखकर अपना सॉल्वेंट सेलेक्ट करना है। तो एटलीस्ट आपने कोई से 4 पॉइंट्स इसके अंदर लिखने हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट इज विच इज द सेफ एंड रिलायबल मेथड फॉर ड्राइंग द क्रिस्टल्स। तो आपने देखा कि क्रिस्टल्स को ड्राई करने के 3 मेथड्स थे, लेकिन उनमें से एक मेथड ऐसा था विच इज द मोस्ट सेफ एंड द रिलायबल मेथड। तो आपने उस प्रोसेस की डिटेल लिखनी है। नेक्स्ट इज how colored impurities are removed during the process of crystallization। क्रिस्टलाइजेशन के अमल में कलर्ड इंप्योरिटीज को कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो ये आपका क्रिस्टलाइजेशन का लास्ट स्टेप ही था। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई क्रिस्टल्स मस्ट बी कूल्ड एट अ मॉडरेट रेट। तो क्रिस्टल्स को हमेशा आपने मॉडरेट रेट पे ही क्यों कूल करना है, क्यों उनको जो है वो स्लो कूलिंग जिसकी वजह से हमें बड़े साइज के क्रिस्टल हासिल हो सकते हैं, हम उनको स्लोली कूल क्यों नहीं कर सकते। तो स्लो कूलिंग का क्या डिसएडवांटेज है, क्यों हमने अपने क्रिस्टल्स को हमेशा मॉडरेट रेट पे ही कूल करना है, तो आपने इसका आंसर करना था। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा लेसन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।